नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 10 जनवरी 2025 का एक निर्णय है, जजमेंट आई है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2025 जो अराइजेस हुई थी, स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 5896 ऑफ 2024, जिसमें अपीलेंट जो है एक वाइफ है और रिस्पोंडेंट जो हैं वो हस्बैंड है। तो यहाँ पर अपीलेंट ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। वहाँ पर इन जो हस्बैंड को रिलीफ मिली थी, उसमें हस्बैंड को ये रिलीफ इस ग्रांट पे दे दी थी कि हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में जो डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन राइट्स है, उसकी जो सूट फॉर द रेस्टिट्यूशन राइट्स होता है, कॉन्जुगल राइट्स होता है, तो उसमें जो सूट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में उनको हस्बैंड को डिग्री मिल गई थी। और वाइफ ने मींस वहाँ पर एक क्वेश्चन हाई कोर्ट ने फ्रेम किया था कि कोई भी अगर हस्बैंड अगर डिग्री ले लेता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में, तो वाइफ अगर उसे कंप्लाई नहीं करती है, तो क्या हस्बैंड की लायबिलिटी जो है वो उससे अपने आप को अब्सॉल्व कर लेता है मेंटेनेंस देने से। तो कोर्ट ने वहां पर अफर्मेटिव मींस हाँ में जवाब दिया था कि हस्बैंड की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी अगर वाइफ जो है डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स में, मतलब कि वाइफ अगर हस्बैंड के साथ रहने से मना कर देती है तो हस्बैंड की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी कि वो मींस वो वाइफ को मेंटेनेंस जो है वो ग्रांट करे। लेकिन यहाँ पर अपील डाली गई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, जहां पर वाइफ की जो है वो अपील थी वो अलाउड कर दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कई हाई कोर्ट्स के फैसलों को एनालाइज किया और कहा कि कंसिस्टेंसी नहीं थी ओपिनियंस में। और यहाँ पर इस केस में ये भी ऑब्जर्व किया कि हस्बैंड ने सिर्फ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स था वो ले लिया था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट तक नहीं कराया था, ना ही उसके बेसिस पे कोई डिवोर्स की एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी। तो ऐसे में यहाँ पर कोर्ट ने रिलीफ था वो वाइफ को ग्रांट कर दिया और अपील थी वो अलाउ कर दी। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और क्या क्या लीगल पॉइंट्स थे उसको यहाँ पर डिस्कस किया है इस जजमेंट में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पुट अप किया गया है कि कोई हस्बैंड अगर वो सिक्योर कर लेता है, मींस वो हस्बैंड को कोई रेस्टिट्यूशनल कॉन्जुगल राइट्स की अगर डिग्री मिल जाती है, सिक्योर हो जाती है डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स की, क्या वो अब्सॉल्व कर लेता है अपने आप को पेइंग मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, जो सेक्शन 125(4) के अंदर जो मींस जो एक्ट बना हुआ है 125(4) का जो सीआरपीसी का, तो क्या हस्बैंड अपने आप को अब्सॉल्व कर लेता है कि एक मेंटेनेंस देने के लिए। तो अगर वाइफ रिफ्यूज कर देती है उस डिग्री को कंप्लाई करने के लिए और मैट्रिमोनियल होम में मतलब ज्वाइन नहीं करती है, तो यही क्वेश्चन था वो अफर्मेटिव में जवाब दिया गया था लर्नड जज ऑफ झारखंड हाई कोर्ट में। और उनका ऑर्डर आया था झारखंड हाई कोर्ट का 4 अगस्त 2023 का, जो क्रिमिनल रिवीजन थी वो जो हस्बैंड मींस फाइल की गई थी। और यहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट जो वाइफ है और रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो हस्बैंड है, उनकी मैरिज जो थी 2014 में हुई थी और 2015 से वो अपने मींस उन्होंने अपने रास्ते अलग में कर लिए थे। और जो वाइफ है वो पैटर्नल होम में रह रही थी और एक MTS सूट नंबर था वो फाइल किया गया था रांची फैमिली कोर्ट रांची में, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। जो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है रेस्टिट्यूशन फॉर द कॉन्जुगल राइट्स की एक सूट होता है, वो कोई भी पार्टी फाइल कर सकती है। कोई भी पार्टी तो मींस अगर अपने स्पाउस के अगेंस्ट में फाइल कर सकती है, अगर चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। अगर कोई हस्बैंड वाइफ बिना किसी रीजनेबल कॉज से अलग रह रहा है तो वो कोर्ट में केस डाल सकती है सेक्शन 9 के तहत, और कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आप उसको ज्वाइन करो। मींस जो अपोजिट पार्टी को डायरेक्शन देती है कि वो आके अपने स्पाउस के साथ ज्वाइन करे, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो यहाँ पर हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स का एक एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी, जो कि वाइफ ने उसका कॉन्टेस्ट भी किया था, रिटन स्टेटमेंट भी फाइल की थी। और
के हस्बैंड ने क्लेम किया था कि जो वाइफ है 2015 से 21 अगस्त 2015 से वापस घर में नहीं आ रही हैं, और कई अटेम्प्ट्स भी किए गए थे अगस्त और अक्टूबर 2017 में उनको वापस लाने के लिए, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। और हस्बैंड का कथन ये था कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड हैं और उनकी देखभाल करनी ज़रूरी है, लेकिन उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। और वाइफ ने ये असर्ट किया था कि उनको प्रकार का टॉर्चर किया गया, मेंटल अगोनी हुई है, और उनसे 5 लाख की मांग की गई है 4 व्हीलर्स खरीदने के लिए। और वाइफ ने फर्दर अलेज ये किया कि हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, और साथ में ये भी मीन्स अपने सबमिशन में दिया, स्टेटमेंट में कहा कि उनको मिस कैरेज हुआ था 2015 में, और जबकि हस्बैंड आए तक नहीं थे उनको देखने के लिए अपने काम से, वर्क प्लेस से वहाँ तक उनको देखने तक नहीं आए थे। जो वर्क प्लेस उनका रांची में था, ये उनके ब्रदर ही थे जो उनको धनबाद ले गए थे मेडिकल केयर के लिए। फिर फर्दर उन्होंने असर्ट किया कि मीन्स जो ब्रदर ने प्रसूड किया था कि आप जाके पेरिटल होम में रहो अगस्त 2015 में ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, और फिर उसके बाद भी उन्होंने हस्बैंड ने कोई कोशिश नहीं की उनको वापस ले जाने के लिए। और फर्दर ये क्लेम किया कि ये वो खुद थी कि जो मैट्रिमोनियल होम से जो मैट्रिमोनियल होम में गई थी 2017 में अपने अलॉन्ग विद रिलेशंस के साथ, लेकिन उसको फिर उनको वापस आना पड़ा अपनी और फैमिली मेम्बर्स को उसके साथ काफ़ी बैडली ट्रीट किया गया। और फर्दर ये स्टेट किया कि वो आने को तैयार है मैट्रिमोनियल होम में, अगर वो मनी की डिमांड ना करें, ये वो कार खरीदना चाहते हैं, और ना ही उनको किसी प्रकार का इल ट्रीटमेंट किया जाए किसी भी फैमिली मेम्बर से। और फर्दर कंडीशन थी कि उनको अलाउ किया जाए अपना वॉशरूम टॉयलेट इन द हाउस, क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा था। और साथ में ये भी कहा गया कि उनको एलपीजी स्टोव को भी अलाउ किया जाना चाहिए कि वो खाना बना सके, और वरना उनको लकड़ी और कोयले का यूज़ करना पड़ता है। और उन्होंने अपने रिटन स्टेटमेंट को कंक्लूड किया और कि जो सूट फॉर द रेस्टिट्यूशन फाइल जो है वो कुछ नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए, जो लॉ से बचाने के लिए डाला है, जो कि वो लॉ कानून जो बनाए गए हैं वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। और ये प्रेयर ये मांगी थी कि जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाए और कॉस्ट के साथ। लेकिन रिटन स्टेटमेंट देने के बाद लेकिन वो अपीयर नहीं हुई। डिस्पाइट फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुई, फैमिली कोर्ट में। और फिर फैमिली कोर्ट की जजमेंट आ गई थी 23 अप्रैल 2022 को, जिसमें एडिशनल प्रिंसिपल जज एडिशनल फैमिली कोर्ट के रांची ने डिग्री थी सूट फॉर रेस्टिट्यूशनल कॉजनल राइट्स की डिग्री दे दी। और यहाँ में ये नोट किया कि नोटेड कि हस्बैंड ने वाइफ को एक पर लाने की कोशिश की, लेकिन जो एविडेंस था उसके आधार पे फैमिली कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि वो रखना चाहते हैं, ही वांट्स टू लिव विद हर हस्बैंड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन कोई एविडेंस जो है वो फैमिली कोर्ट में नहीं मीन्स एड्यूस्ड किया गया मीन्स वाइफ की साइड से। और फैमिली कोर्ट ने हेल्ड किया कि उनकी जो एलिगेशंस हैं कि 5 लाख की गाड़ी मांगी गई और एलिगेशन ये थी कि इल ट्रीटमेंट किया गया था, तो इसमें वो कुछ साबित नहीं कर पाई। और फिर 2 कंडीशन थी, फैमिली कोर्ट ने नोट किया कि हस्बैंड जो है वो एक जूनियर लाइनमैन है झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। ऑब्जर्व ये किया कि वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक एलपीजी स्टोव जो है वो प्रोवाइड करें ताकि वो खाना प्रोवाइड कर सकें। और कहा कि कुछ ऑर्डिनरी वेयर एंड टेयर और मैरिड लाइफ के होते हैं, वाइफ के साथ हैं, टू विदड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्बैंड। तो फैमिली कोर्ट ने ये उनके फेवर में कर दिया। लेकिन डायरेक्शन जो दी थी कि हस्बैंड को डायरेक्शन दी कि वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ द वाइफ के साथ मदद करें, और जो कुकिंग और टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम्प्लाइड की जाएं। और जिसको वाइफ को डायरेक्शन दी कि वो कॉजनल राइट्स को रिज्यूम करें 2 महीने के अंदर। लेकिन उस डिग्री आने के बाद भी जो वाइफ ने कम्प्लाइड नहीं किया, अबाइड नहीं किया उस डिग्री से। और फिर उसके बाद एक कंप्लेंट थी वाइफ की साइड से 498 की, वो लगा दी गई, और जिसकी वजह से हस्बैंड को जेल में जाना पड़ा और सर्विसेज से भी सस्पेंड हो गए कुछ समय के लिए। और केस जो है वो 498 का वो अभी भी पेंडिंग है। और उसके बाद 3 अगस्त 2019 को एक ओरिजिनल मेंटेनेंस केस था 125 सीआरपीसी के तहत वो फाइल किया गया, जो कि केस को लर्नड प्रिंसिपल जज ने फैमिली कोर्ट धनबाद ने 15
फरवरी 2022 को अलाउ कर दिया, और जो कि डिक्रीशियल ऑफ द सूट फॉर रेस्टिट्यूशन। लेकिन फैमिली कोर्ट ने ये कहा कि जो ये हस्बैंड का स्टैंड था कि वो रहना चाहते हैं, ही वॉज रेडी और विलिंगली टू कीप हर, मतलब फुल डिग्निटी के साथ वाइफ को रखना चाहते हैं, जैसा एविडेंस एड्यूस्ड किया गया था। और लेकिन उसके बाद भी वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। और पे स्लिप जो लगाई गई थी वो रिवील की थी कि वो एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और उनकी नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन, जो ग्रॉस सैलरी 62,000 है और आफ्टर डिडक्शन जो है 43,211 रुपये है। तो फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सफिशिएंट मींस के साथ, मींस उनके पास पैसा होने के बाद भी उन्होंने वाइफ को नेग्लेक्ट किया है, मेंटेन नहीं कर सके वाइफ को, जिसकी वजह से वो अपना गुजारा मुश्किल से कर पा रही हैं। तो पेटिशन को अलाउ कर दिया और डायरेक्शन दी कि 10,000 रुपये पर मंथ महीने का मेंटेनेंस दे, और जो मेंटेनेंस जो है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से दी जानी चाहिए, और डायरेक्शन दी कि जो एरियाज हैं वो 2 महीने में कंप्लीट कर देने चाहिए। उस ऑर्डर को हस्बैंड ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी इसके तहत झारखंड हाई कोर्ट में फाइल की। जज ने अलाउ कर दी रिवीजन पिटीशन को। लर्नर जज ने यह नोट किया कि जो मींस जो वाइफ थी, जो उन्होंने अपने आप को PW1 के तौर पे अपेयर हुई थी, उन्होंने कभी अपने आप को क्रॉस एग्जामिन नहीं कराया था, और 2 विटनेसेस थे जो कि उनके बिहाफ पे थे, उनको भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया था। तो उनका अगर डिपोजिशन से ये असर्ट किया जाता कि वो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वो कि उनको ब्रदर ने भी कंफर्म किया था, और साथ में कहा कि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं। और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी मीन्स ये बताया कि उनको एक वाइफ ने कहा था कि उनको मिस कैरेज भी हो गया था, फिर 5 लाख की डॉवरी मांगी गई थी, और फिर उनको अबॉर्शन हुआ था, फिर उन्होंने एक्सपेंसेस भी पे नहीं किए थे, और हस्बैंड की तरफ से ये सबमिशन आई थी कि वो 5,000 रुपये पर मंथ पे करने को तैयार हैं, लेकिन नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ मेंटेनेंस पिटीशन, क्योंकि वो सर्विसेज से सस्पेंड हो गए थे, जिसकी वजह से उनको जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा था, और जो केस था वो लगाया गया था। लर्नर जज ने लेकिन ये नोट किया कि जो स्पेसिफिक फाइंडिंग थी जजमेंट में, उसमें ये कहा गया था कि वाइफ ने विड्रॉ कर लिया हस्बैंड की सोसाइटी के साथ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, और फिर उसके बाद वो भी मैट्रिमोनी हाउस में नहीं आई, और डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन पॉजिटिव राइट्स होने के बाद भी उन्होंने मींस उसको अपील से भी चैलेंज नहीं किया था। मींस हस्बैंड के फेवर में डिग्री आ गई थी, लेकिन उस वाइफ ने उस डिग्री को चैलेंज नहीं किया था। और लर्नर जज ने कहा, रीजंस ये दिया कि सेक्शन 125(4) CRPC जो है बीएमएस हस्बैंड को सपोर्ट कर रहा है इस केस में, क्योंकि इसलिए वो वाइफ जो है वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, और इसलिए रिवीजन जज ने, हाई कोर्ट के जज ने रिवीजन पिटीशन दी हस्बैंड की, उसको अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर कहा कि हम इस कंसिडर करने से पहले, कोर्ट ने अब यहाँ पर देखा कि हम इस मैटर को कंसिडर करने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि स्टैच्यूटरी स्कीम क्या है। उस स्टैच्यूटरी स्कीम को हम नोट करते हैं। चैप्टर 9 था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जो कि कहता है ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जो कि सेक्शंस हैं 125 से लेकर 128 तक। और सेक्शन 125 CRPC प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन अगर सफिशिएंट कॉज के साथ नेग्लेक्ट करता है, वाइफ को मेंटेन करने से मना कर देता है, लेजिटिमेट चिल्ड्रन को, जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी नहीं अगर करता, तो वो ये जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं जो नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल का प्रूफ देखने के बाद ऑर्डर कर सकते हैं इस पर्सन को कि मंथली अलाउंसेस दें एज थॉट फिट, जो मेंटेनेंस के दौर में होने चाहिए। और सेक्शन 125 जो है कहा कि वो रिसेंट ऑरिजिन का नहीं है, जो कि ये एनालॉगस था जो पुराना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था 488 ऑफ CRPC के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के साथ अलाउ होगा। और फिर बताया कि जो 41st रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी 24 सितंबर 1969 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, वहाँ ये ऑब्जर्व किया था कि जो सेक्शन 488 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें ये बताया गया था कि जो प्राइमरी जस्टिफिकेशन ये थी इस पर जो
जो प्रोविजंस है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन के, जो कि एक सिविल मैटर के हैं, वो उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डाले गए थे वो रेमेडी के तौर पे, ताकि स्पीडियर और इकोनॉमिकल वे तरीके से जो रेमेडीज हैं वो सिविल कोर्ट्स की प्रोवाइड की जा सके। तो मीन्स और फिर साथ में बताया कि लॉ कमीशन ने ये ऑब्जर्व भी किया था कि इस पर्पस इसका यही है कि जो वाइफ को स्टार्वेशन और वेग्रेसी से बचाया जा सके, जो कि एक कमीशन ऑफ क्राइम बन जाता है नहीं अगर वाइफ को अगर स्टार्वेशन और वेग्रेसी होगी तो सेम लाइंस पे एक चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई का एक केस हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसमें भी ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो ऑब्जेक्ट है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स का, इसका पर्पस ये नहीं है कि जो पर्सन को पनिश करना, जो वो नेग्लेक्ट करता हो अगर वाइफ को, बल्कि पर्पस ये है कि वेग्रेसिटी और डिस्टिट्यूशन ऑफ द डेजर्टेड वाइफ को बचाना, ताकि वो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर है वो स्पीडियर रेमेडी से दिया जा सके। और ये भी कहा गया था सेक्शन 125 सीआरपीसी में कि सोशल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा, कि ये एक सोशल जस्टिस का मेजर होगा, ताकि ये बना इनेक्ट इसलिए किया गया था कि वुमेन एंड चिल्ड्रन को जो मीन्स उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्वीप आर्टिकल 115(3) के अंदर जो रीइंफोर्स्ड किया गया था आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्जेक्ट क्या था प्रोविजन का कि एक डेस्टिट्यूट वाइफ को बचाने के लिए, और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और अब पेरेंट्स को भी उसमें को रखा गया है कैटेगरी में। और एक भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना एंड अदर्स की जजमेंट आई थी, तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था 125 सीआरपीसी को का पर्पस ये था कि जो एगोनी, एंग्विश और फाइनेंशियल सफरिंग हो रही है वुमेन्स को, उसको ठीक किया जा सके, जो कि अपना जो मैट्रिमोनियल होम छोड़ देती हैं, और ताकि उनको सूटेबल अरेंजमेंट दिया जा सके कोर्ट द्वारा, तो अपने आप को सस्टेन कर सकें और बच्चों का भी मीन्स अपने आप को भरण पोषण कर सके। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि कॉन्सेप्ट जो था वो सस्टेनेंस का, इसका मतलब ये नहीं था कि एक लाइफ ऑफ एनिमल की तरह लिया जाए, लेकिन किसी को घर से निकाल दिया जाए और ताकि कोई जो बेसिक मेंटेनेंस भी है वो और कहीं से ले। तो पर्पस ये था कि एक लॉ का पर्पस ये था कि वो सिमिलर मैनर पे वो लाइफ को जी सके जो एक हस्बैंड के साथ जीती थी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ जैसे वो उस लाइफस्टाइल में रह रही थी। तो कोर्ट ने फर्दर क्वेश्चन किया था कि हस्बैंड जो है वो एक मीन्स बेनिफिट्स, मतलब हस्बैंड को जो है कि डिप्राइव नहीं कर सकता वाइफ को, और कोई उनके पास, हस्बैंड के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो मीन्स अपने आप को बचा सकें ऐसे मामलों में, कि जब तक एक ऑर्डर नहीं आ जाता कोर्ट का कि वाइफ को जब तक इंटाइटलमेंट नहीं होती मेंटेनेंस की, जो कि एक लीगल परमिसिबल ग्राउंड्स होते हैं, मीन्स हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वाइफ को दें मेंटेनेंस दे। बादशाह वसी उर्मिल, बादशाह गोडसे एंड अदर्स की, तो ये कोर्ट जजमेंट आई थी 2014 की। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो प्रोविजन जो मेंटेनेंस का था कि एम्पावर करना डिस्टिट्यूट और एक मोमेंट को जो, और एक सोशल जस्टिस अचीव कर सकें, इक्वलिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो केसेस डील किए जाते हैं एक, तो ये सारा जजमेंट्स को ऊपर रेफरेंस दिया। रजनीश वसी नेहा की भी जजमेंट थी, उसका भी रेफरेंस दिया। अब एक शमीमा फारूकी वसी शाहिद खान की जजमेंट आई थी, उसमें ये कहा था कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है 125 सीआरपीसी का, कि वो फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स को ठीक मतलब इम्प्रूव कर सकें, और मेंटल एगोनी और इंग्विश जो वुमेन सफ़र करती हैं वो जब उनको कंपेल किया जाता है मैट्रिमोनियल होम से छोड़ने के लिए, तो जो मैट्रिमोनियल होम जब उनको छोड़ देती हैं तो ये कहा था कि सिमिलर पर्पस ये था कि सिमिलर मैनर पे वो जी सके जो एक हाउस अपने हस्बैंड के साथ जी रही थी। और इस साथ में ये कहा कि 125 सीआरपीसी का यही बताया गया था कि अपनी एक लाइफ जो डिग्निटी के साथ जी सके। और एक प्ली समटाइम्स ये एडवांस की जाती है हस्बैंड की साइड से कि उनके पास कोई सफिशिएंट मुहैया नहीं पे में तरीके नहीं है पे करने के लिए, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है और काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहा था कोर्ट ने कहा ये सब एक वाइल्ड एक्सक्यूजेस होते हैं और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं की जाती कि इन लॉ में कि एज ए हस्बैंड जो कि एक हेल्दी एबल्ड और बॉडीड पर्सन है वो अपने आप को मेंटेन कर सकता, तो उनकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है वाइफ को मेंटेन कर सकें, और एक वाइफ का राइट रहता है कि वो मेंटेनेंस ले सकती हैं 125 सीआरपीसी में, अनलेस उनको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाता है, जो कि एक कोर्ट ने कहा एक एब्सोल्यूट राइट होता है ये।
और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, जो एक्सेप्शन जो है वो डिफाइन किया गया था सेक्शन 488 सब पार्ट 4 जो ओल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का था, जो कि आप 125(4) CRPC का बन गया है। तो यहाँ पे उसके जो प्रोविजंस थे उसके यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। 125(4) ये कहता है कि कोई भी वाइफ जो है वो जो है इंटाइटल्ड नहीं हो सकती हैं वो एंट्री मेंटेनेंस पे, अगर वो हस्बैंड के साथ मीन्स अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ अडल्ट्री में रह रही हो हस्बैंड से। ऐसे ये ग्राउंड्स लिखे हैं 125(4) CRPC में, जिसमें वाइफ को डिसएंटाइटल्ड किया गया है मीन्स मेंटेनेंस लेने से। अगर कोई अडल्ट्री में रह रही हो या फिर बिना किसी सफिशिएंट रीजन से वो हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हो तो, और या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ सेपरेटली रह रही हो, तो ये 3 ग्राउंड्स हैं वो रेज किए गए हैं। एक अडल्ट्री का ग्राउंड बताया गया है, या फिर एक सफिशिएंट कॉज किस रीजन से वो सेपरेट रह रही हो, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से रह रही हो। तो ये एप्लीकेबिलिटी थी सेक्शन 125(4) CRPC का। तो क्वेश्चन ये था कि अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस की जाए डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स की वाइफ की साइड से, तो क्या वो उसको डिनाई किया जा सकता है मेंटेनेंस पे। तो यहाँ पर कहा कि कई हाई कोर्ट्स ने इसके बारे में इशू को डिसाइड किया, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई कंसिस्टेंट व्यू जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि हाई कोर्ट्स के जो ओपिनियंस थे वो वेरिड थे और कॉन्फ्लिक्टिंग थे। अब किस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग थे उन सारी जजमेंट्स को यहाँ पर कोर्ट ने डिस्कस किया है। एक के नारायणन राव वर्सेस भाग्य लक्ष्मी थी, इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो कोर्ट डील करती है मेंटेनेंस क्लेम को 125 CRPC, तो वो केयरफुली एग्जामिन करती है और डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स को देखती है। जो कंप्लाई अगर नहीं करती है वाइफ को तो, लेकिन कहा कि साथ में कहा कि वाइफ अपने आप को विड्रू कर लेती है सोसाइटी से, डेजर्ट करती है और एक अडल्टरस लाइफ लेती है, तो फिर यहाँ पर रेफरेंस था फरूखुद्दीन शमशुद्दीन सैयद वर्सेस बे जैनब, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मजिस्ट्रेट जो है वो शुड नॉट सरेंडर हिज ओन, अपनी डिस्क्रिप्शन को सरेंडर नहीं कर सकते सिंपली क्योंकि अगर हस्बैंड को एक आर्म्ड कर दिया गया है डिग्री ऑफ द रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स से। तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जजमेंट थी, उसमें कहा था कि मजिस्ट्रेट जो है ये नहीं कि उनको डिग्री मिल गई है हस्बैंड को तो वो ये मतलब फैसला ना सुनाए वाइफ के, मतलब इस ग्राउंड्स पे कि अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो मीन्स सरेंडर कर दें। तो ये जजमेंट्स थी। संपूर्ण सिंह वर्सेस गुरुदेव कौर की जजमेंट थी, इसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था वाइफ के बाद फिर भी क्लेम रहेगा मेंटेनेंस का अगर डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स हैं, अगर हस्बैंड का कंडक्ट इस तरह से है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, जो ओबेइंग कर रहा हो, मीन्स अगर हस्बैंड जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो फ्रॉम ओबेइंग द डिग्री, और उसके बाद भी ले सकती हैं। और एक जजमेंट आई थी अमीना मोहम्मद अली खोजा वर्सेस मोहम्मद अली रामजन अली खोजा एंड अदर्स, में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो मेंटेनेंस जो है वो तभी पास किया जा सकता है वाइफ के फेवर में अगर हस्बैंड डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉजनल से ले लेते हैं, अगर अनलेस ये सेटिस्फाइड ना हो जाए कि वो विलफुली डेजर्टेड किया उसने हस्बैंड को और वो विलफुली मीन्स स्टे नहीं हस्बैंड के साथ बिना किसी रीजनेबल कॉज और सफिशिएंट रीजन से वो साथ नहीं रह रही हैं। तो ये फैक्ट्स के बेसिस पे ये पाया गया है कि वाइफ ने डेजर्ट किया था हस्बैंड को और वो स्टे नहीं कर रही थी बिना अनरीजनेबल कॉज के साथ और सफिशिएंट रीजन से। साथ में ये भी नोटिस किया कि जब डिग्री को ऑब्टेन करने के बाद हस्बैंड ने कोई इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए थे, उस केस के बारे में बता रहे हैं कि वो उस डिग्री को सेटिस्फाइड किया जा सके और ऑनेस्ट और सिंसियर एफर्ट्स नहीं किए थे कि वाइफ ज्वाइन करे। और यहाँ पर सिर्फ इतने यहाँ तक ही इंटरेस्टेड थे कि पेपर जो तौर पे कि डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स जो है वो उनको मिल गया था और उनको एक्स पार्टी तौर पे मीन्स हस्बैंड को मिल गई थी यहाँ पे। और एक जजमेंट आई थी काविनुंगल कोपा काटू जीनाथ वर्सेस मुंडा काटू सुल्फिखेर अली, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो एक्सप्रेशन है 125(4) CRPC का, उसमें बताया गया कि रिफ्यूजल जो है वो एक फेलियर टू लिव विद द हस्बैंड नहीं है। और क्या है कि इसमें दोनों में फ़र्क है, मीन्स फेलियर टू लिव विद द हस्बैंड और रिफ्यूजल में दोनों में फ़र्क है। क्या फेलियर टू मीन्स जो है कि नॉट डूइंग समथिंग जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है करने के लिए, लेकिन रिफ्यूजल जो होता है वो शो करता है कि वन वुड नॉट डू और एक्सेप्ट समथिंग विच इज़ ऑफर्ड। तो मीन्स जो उसको ऑफर किया गया वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कहा कि इफ़ इन फैक्ट अगर कोई हस्बैंड ये कहता है कि वो विलिंगनेस है उसकी कि वो वाइफ के लिए कुछ करे, बट वाइफ कहती है कि
वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं और या फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं समथिंग जो उसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक रिफ्यूज़ल है। तो ये एक सुबल दास वसीम मौसमी शाह दास एंड अदर की जजमेंट थी। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कहा था कि वाइफ जो रिफ्यूज करती है डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स में, उसको भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता मेंटेनेंस के लिए। और 125 4 सीआरपीसी पर ऑब्जर्व किया गया था कि ये काफ़ी इनकॉन्वीनियंट होगा कि अज्यूम करना वाइफ को जिसके अगेंस्ट में डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स जो है पास हुआ है उसको डिसएंटाइटल किया जाता है मेंटेनेंस से। जो वाइफ जो है अगर डाइवोर्स भी है वो भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के। ये फर्दर ये भी ऑब्जर्व किया था कि सिविल कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स की, वो उसे ट्रीटेड और रेलिवेंट एविडेंटरी मटेरियल के तौर पे लिया जा सकता है, लेकिन बाय द कंडक्ट ऑफ द वाइफ। और क्या अब उसके पास सफिशिएंट रीजंस हैं कि रिफ्यूज करने के लिए कि मैं हस्बैंड के साथ, ये कोर्ट ने कहा इसे असेस किया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा, लेकिन उसके बाद ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि क्या वो इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए कि नहीं। लेकिन के साथ में ये कंक्लूड किया कि रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज की गई है 125 4 सीआरपीसी, उसे सब्सटेंशियली डिल्यूट किया जाता है अगर वर्चुअली नेगेटिव नहीं किया जाता है। तो ये कुछ जजमेंट्स थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। बबीता वसीम मुन्ना लाल की जजमेंट थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने ओपिनियन दिया था कि एक्स पार्टी डिग्री रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स अगर हस्बैंड ले लेते हैं तो उसे ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाता वाइफ का राइट कि वो मेंटेनेंस लेने का जो राइट है वो खत्म नहीं हो जाता। उसमें उस केस में ये कहा था कि अगर वाइफ कॉन्टेस्ट भी करती है और हस्बैंड के फेवर में चले भी जाती है तो कोर्ट ने कहा कि अगर उसमें नॉन कॉम्प्लायंस किया जाए तो उससे एक जो एक ग्राउंड के तौर पे लिया जा सकता है मेंटेनेंस के तौर पे, पर लेकिन प्रोविजन भी ऐड किया कि प्रोवाइडेड दैट कि कोर्ट सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस इस तरीके से हो कि वाइफ ये साबित हो जाए कि जो वाइफ का कोई जस्टिफाइबल ग्राउंड्स नहीं है कि वो हस्बैंड के साथ अलग मींस हस्बैंड से अलग रह रही हैं, सिर्फ इस प्रेजेंस पे कि जो डिग्री और रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स है वो आ गया है तो वो इनसफिशिएंट होगा कि डिसएंटाइटल करने के लिए कि क्लेमिंग ऑफ मेंटेनेंस। अगर कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड इस तरीके का है कि वो शी इज अनएबल टू ओबे सच डिग्री, अगर हस्बैंड का कॉन्टेक्ट इस तरह है कि वो वाइफ जो है ओबे नहीं करती है डिग्री को, और जो हस्बैंड क्रिएट्स इस तरह के सर्कमस्टांसेस उत्पन्न कर देता है कि वो वाइफ उसके साथ नहीं रह सकती है, तो यहाँ पर ये भी नोटिस किया गया है कि जो डिवोर्स्ड वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी में, जो कि ये इम्प्रॉपर होगा, अनफेयर होगा अगर वाइफ को मेंटेनेंस मतलब डिनाई कर दिया जाए सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि अगर उसे रिफ्यूज कर दिया जाता है, अगर वो रिफ्यूज कर देती है हस्बैंड के साथ रहने से, और सफिशिएंट ग्राउंड्स भी अगर उसके पास होते हैं तो। एक श्री मुदस्सिर वर्सेस श्री नदस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया कि रेडीनेस और विलिंगनेस जो है पार्ट ऑफ हस्बैंड की वो कोहेप्ट करने के लिए वाइफ के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता कि उसको अब्सॉल्व कर दिया जाता है हस्बैंड को कि उनकी लायबिलिटी से मेंटेनेंस की पेमेंट करने से। तो ये क्या जजमेंट्स थी उसके बारे में बताया है। अब यहाँ पर एक जजमेंट और आई थी श्रीमती SR अश्विनी वर्सेस जी हरीश, कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये भी इसके ऊपर कुछ अपना ऑब्जर्वेशंस दिए थे, और गुजरात हाई कोर्ट की भी कुछ जजमेंट्स आई थी और एक हिमाचल प्रदेश की। तो कई जजमेंट्स को यहाँ पर कोर्ट ने एनालाइज किया है। हम आगे बढ़ते हैं सारी कोर्ट्स हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के अंदर जो है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे चलते हैं। कई हाई कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर माननीय कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ऑब्जर्व किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कीर्तिकांत दी वडोदरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स ये जजमेंट आई थी। तो उसमें कहा था 125 सीआरपीसी को एक लिबरल कंस्ट्रक्शन के तौर पे इसका मीनिंग देना चाहिए, और इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर की, और कोई भी डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन और कॉजनल राइट्स अगर वाइफ के अगेंस्ट में फाइल मींस पास हो रहा है तो वो उसका डिफीट नहीं हो जाता राइट टू मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में। फर्दर ये ऑब्जर्व किया गया था कि सिर्फ इस फेलियर वाइफ की साइड से फेलियर होना कि वो हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है तो वो सफिशिएंट नहीं होता कि उनको डिसएंटाइटल्ड हो जाता है कि वो मेंटेनेंस लेने से। तो अब एक अमृता सिंह वर्सेस रतन सिंह अनदर की जजमेंट आई थी। यही फैक्ट्स पे हस्बैंड ने ये प्ली ये थी कि वाइफ ने डेजर्टेड किया है उनको बिना किसी रीजनेबल कॉज से, जबकि वो रेडी हैं अपने मींस रखने के लिए। तो यहाँ पर कहा कि ये फॉल्सिफाइड हो जाता है फैक्ट के, क्योंकि वाइफ को क्रूरटी के साथ ट्रीट किया गया था और उसके पास परसिस्टेंट डिमांड्स और डाउरी की गई थी, तो जिसकी वजह से उनको घर छोड़ के जाना पड़ा था। तो इसलिए उन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट थी 498 की फाइल की थी, और जिसकी वजह से हस्बैंड की कन्विक्शन हो गई थी और उनके फादर की भी। तो फिर वाइफ के बाद ऐसे में कोई एक रीजनेबल कॉज था कि वो हस्बैंड को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए वो एंटाइटल थी मेंटेनेंस के लिए।
तो यहाँ पर अब कोर्ट ने कहा कि जो प्रीपोंडेंसेस ऑफ जुडिशियल थॉट्स जो वे करते हैं वो अपहोल्ड करते हैं वाइफ का राइट को मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी में, और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स जो है वो पास हो गई है हस्बैंड के बिहेव पे, तो अगर वो वाइफ उसको नॉन कंप्लाई करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है 125 सीआरपीसी के जरिए। ये कोर्ट ने कहा ये सब डिपेंड ऑन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस इंडिविजुअल केस के होते हैं, उसको डिसाइड किया जाता है जो मटेरियल की स्ट्रेंथ को देखते हुए एविडेंस जो अवेलेबल होता है, लेकिन क्या वाइफ के पास वैलिड और सफिशिएंट रीजन है हस्बैंड को साथ मीन्स रिफ्यूज करने का, तो अगर जबकि उनके पास डिग्री भी आ गई है, तो यहाँ पर कहा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस केस में। ये सब कुछ डिपेंड होता है ऑन दी डिस्टिंक्टिव फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे, और पर्टिकुलर होता है इन केस में इन एनी इवेंट जो डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स हैं वो अगर हस्बैंड सिक्योर कर लेता है, अगर उसको नॉन कॉम्प्लायंस होती है वाइफ की, तो ये कहा कि ये उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता कि राइट टू मेंटेनेंस किस से, और उसको डिसइंटाइटल नहीं हो जाती 125 सीआरपीसी पे। एक कंटेंशन और अर्ज की गई थी कि जो फाइंडिंग्स थी जजमेंट की रेस्टिट्यूशनल कॉन्जुगल राइट्स की जो फैमिली कोर्ट्स देती हैं, और कोर्ट ने कहा कि वो सिविल कोर्ट होती हैं, तो क्या वो बाइंडिंग हो गई जो पटिशन जो सीज्ड करती है 125 सीआरपीसी में, क्योंकि वे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पीशियस आर्गुमेंट्स था वो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो कोर्ट ने कहा एक शांति कुमार पांडा वर्सेस शकुंतला देवी की जजमेंट थी, इस कोर्ट में यह हेल्ड किया गया था कि डिसीजन क्रिमिनल कोर्ट का वो बाइंडिंग नहीं होता सिविल कोर्ट में, लेकिन जो डिसीजन सिविल कोर्ट का जो होता है वो बाइंड होता है क्रिमिनल कोर्ट में। अब यहाँ पर कहा कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो सिविल इन नेचर की होती हैं, और अगर ऐसे में रीजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, वो ऑलरेडी क्लैरिफाइड किया जा चुका था लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने। और उसके बाद 1969 में एक जजमेंट आई थी मास्टर जगीर कौर एंड अदर वर्सेस जसवंत सिंह, इसमें 3 बेंच की जजमेंट आई थी। इसमें ये हेल्ड किया गया था 488 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो प्रीकर्सर है 125 सीआरपीसी का, क्योंकि नेचर ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स थी और रेमेडी जो है ली जा रही है 125 सीआरपीसी में वो समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, और जो पर्सन जो है वो रेमेडी लेते हैं वो एक ऑर्डिनरी एक हेल्पलेस पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर अगर कहा कि अगर नॉन कॉम्प्लायंस होती है पेमेंट ऑफ दी मेंटेनेंस, तो वो एक पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और अदर डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट्स की तरह ही होते हैं। और यहाँ पर कहा कि ये प्रोसीडिंग जो है वो क्वालिफाई नहीं होती हैं कि वो अदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं बन जाती हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स का इनिशिएट किया जाता है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तौर पे। ये प्रोविजन जो है वो कंक्लूसिव नहीं होते जैसे कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स अदर होती हैं। तो और साथ में कहा इकबाल सिंह मरवा एंड अदर की एक जजमेंट आई थी वर्सेस मीनाक्षी मरवा एंड अदर्स की, और जब इसको डील करते समय कंटेंशन ये रेज की गई थी जो एफर्ट जो है वो किया जाता है कि ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सिविल कोर्ट्स के और क्रिमिनल कोर्ट्स के, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पॉइंट आउट किया था कि कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, ना ही कोई लीगल प्रिंसिपल है कि फाइंडिंग जो रिकॉर्ड की गई हैं एक प्रोसीडिंग्स में वो उसे फाइनल और बाइंडिंग कर दिया जाए, करार कर दिया जाए अदर्स पे, क्योंकि दोनों केस जो है वो डिसाइड होते हैं जो एविडेंसेस एड्यूस्ड किए जाते हैं उस केसेस पे। इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ प्रोविजंस थे उसमें बताया गया है, एक जजमेंट्स जो इन रेम होती हैं, एक जजमेंट्स इन पर्सोनेम होता है, और सेक्शन 40 से 43 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का वो स्टिपुलेट्स करता है कि जो एग्जिस्टिंग जजमेंट्स ऑर्डर्स और डिग्रीज हैं इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में इन डिफरेंट सिचुएशंस पे। अब कहा कि जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लाए गए हैं। सेक्शन 40 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो कि कहता है प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू द सेकंड सूट और ट्रायल। 41 रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट और jurisdiction। 42 relevancy and effects of judgments and degrees other than those mentioned in section 41, और 43 जो जजमेंट है जजमेंट्स ऑन अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40 to 42 when relevant। तो यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो बताए गए हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा सेक्शन 34 और 37 का जो सेक्शंस हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नया एक्ट बन गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के तरह, एक अब नया एक्ट बन गया 2023 का जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया। अब जो प्रोविजन से 40 से 43 के वो अब सेक्शन 34 से 37 पे चले गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के। अब सेक्शन 41 थोड़ी सम मॉडिफिकेशंस हुई है। सेक्शन 41 जो है वो क्लियर था, जो एक्सट्रैक्शन जैसे बताया गया वो डील करता है
इंस्टेंसेस जहां अर्लियर जजमेंट और डिग्री और ऑर्डर है वो कोर्ट ने कहा था कि वो कंस्टिट्यूट करती है कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे, और सेक्शन 42 जो है वो प्रोवाइड करती है कि जो पहले जो जजमेंट जो पास की गई है वो एक रेलिवेंट है, जो कि एक मैटर जो है पब्लिक नेचर पे है और रेलिवेंट टू द इंक्वायरी। लेकिन इस तरह की जो जजमेंट है सेक्शन 42 की वो एक कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे नहीं आती हैं, जो कि बताया गया ऑफ दैट विच दे स्टेट। तो यहाँ पे कहा कि 3 बेंच की जो जजमेंट थी सेक्शन 40 और 42 में, 41 और 42 में बताया गया 41 जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे गिनी जाती है जजमेंट, 42 ने कहा कि वो रेलिवेंट होती है लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे नहीं होती हैं। केजी प्राम शंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की जजमेंट आई थी एंड अदर्स की, जिसमें जजमेंट जो सिविल प्रोसीडिंग्स की थी उसने कहा था कि सेम कॉज ऑफ एक्शन जो है वो रेलिवेंट होगा क्रिमिनल केस पे। तो ये इसके बारे में बताया गया है, उस जजमेंट के कंटेंट्स थे वो यहाँ रेज किए गए हैं। अब कहा कि डिसीजंस आए थे इस केस के, तो उसमें ये बताया गया था कि जो जजमेंट पास की जाती है मेरिट्स पे सिविल प्रोसीडिंग्स की, अब उसे एक्सेप्ट किया जाता है अगर वो सफिशिएंट कॉज है, वो डिस्चार्ज कर देती है किसी पर्सन को, क्विट को मींस डिस्चार्ज कर देती है किसी पर्सन को, या फिर क्विट कर देती हैं जो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं सेम ग्राउंड्स पे। अब बताया कि जो फैक्ट्स एंड दीज एलिगेशन जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो अराइज करता है एज रिजल्ट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स के तौर पे, और जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है सिविल प्रोसीडिंग्स का वो प्रीपोंडेंसीज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज के आधार पे होता है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूशन में कन्विक्शन तभी होती है अगर कोई प्रूफ जो है, स्टैंडर्ड प्रूफ जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के तौर पे हो गया है। तो मीन्स दोनों की प्रोसीडिंग्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है एविडेंस का वो अलग अलग होता है। क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग में दोनों के पक्षों को देखा जाता है कि जिसमें ज्यादा वेट है, प्रीपोंडेंसीज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जिसमें ज्यादा वेट है तो उसके फेवर में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या है कि सबूत को इस तरह देखा जाता है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला जो चीज, जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अब कोर्ट ने कहा हम ये नहीं सोचते हैं कि जो इससे प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया जा सकता है जो प्रोसीडिंग्स ऑफ मेंटेनेंस की 125 सीआरपीसी में, क्योंकि जो जजमेंट पास की जाती है सिविल कोर्ट में, जो एप्लीकेशन दी जाती है रेस्टिट्यूशन और कॉजनल राइट्स में, अब दोनों प्रोसीडिंग्स वो इंडिपेंडेंट है और वो डायरेक्टली और इवन इंडिपेंडेंटली इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है। और कहा ना तो डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो 125 सीआरपीसी की है वो अराइजेज नहीं होती जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉजनल राइट्स की जो प्रोसीडिंग्स होती है उससे वहां से अराइज नहीं होती। अब लॉन्ग अगो एक जजमेंट आई थी कैप्टन रमेश चंद्र कौशल वर्सेस मीना कौशल की 1978 की। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया था कि जो फाइनल डिटर्मिनेशन है सिविल राइट का सिविल कोर्ट में वो प्रिवेल होगा अगेंस्ट लाइक डिसीजन बाय क्रिमिनल कोर्ट। बट ये हेल्ड किया था कि जो प्रिंसिपल जो है वो इनएप्लीकेबल होगा जब वो मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में, क्योंकि एज अपोज टू द मेंटेनेंस जो ग्रांट की गई 125 सीआरपीसी में। साथ में ये नोट किया गया था जो लेटर प्रोविजन जो है मींस 125 का जो सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो एक मेजर ऑफ सोशल जस्टिस है, वो स्पेशली इसलिए एनेक्ट किया गया है कि प्रोटेक्ट किया जा सके वुमेन एंड चिल्ड्रन को, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्वीप आर्टिकल्स 15(3) के अंदर फॉल करते हैं और रीइंफोर्स किया जाता है उसको बाय आर्टिकल 39। अब इस फाइंडिंग्स और प्रोसीडिंग्स थी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉजनल राइट्स थी जो कि पार्शली अनकंटेस्ट की गई थी, वो इस फैमिली कोर्ट के समक्ष अपेयर नहीं हुई थी और अपना एविडेंस ले नहीं सकी थी, तो अपना केस ला नहीं पाई थी। जो वाइफ जो है उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट फाइल की थी। अब यहाँ पर कहा कि डिड नॉट क्लिंच द इशू, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक अनड्यू वेटेज नहीं देना चाहिए था इस जजमेंट का, और इसमें जो प्रोसेस था सर्टेन क्रूशियल फैक्टर्स थे वो उसे ओवरलुक्ड किया गया था। अब ये पाया गया था कि जो विटनेसेस जो अपेयर हुए थे 125 सीआरपीसी में प्रोसीडिंग्स में वो उसको इवन एग्जामिन भी नहीं किया गया था। तो यहाँ से क्लियर हो गया था कि ये जो वाइफ हैं उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया था रिबर्ट पे, और फैक्ट ये था कि वाइफ जो है वो फुली डिपेंडेंट है ब्रदर पे, वो एडमिट कर लिया गया था। डॉक्यूमेंट्स भी प्लेस ऑन रिकॉर्ड में थे। उन्होंने कहा था कि वाइफ की अबॉर्शन हुई थी जनवरी 2015 में, और एडमिशन भी दी थी कि उन्होंने हस्बैंड ने कोई एक्सपेंडिचर जो है बेयर नहीं किए थे ट्रीटमेंट के, और एक अनरिबटेड एजेशन थी कि उन्होंने हॉस्पिटल नहीं आए थे और इवन रांची भी नहीं आए थे क्योंकि जब इसलिए जो पेन और मेंटल क्रूएल्टी थी उनको दी गई है। और फैक्ट था कि वो उनको टॉयलेट भी अलाउ नहीं किया जाता था और प्रॉपर फैसिलिटीज जो कुकिंग फूड मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं था, जो कि एक्सेप्ट की गई थी रेस्टिट्यूशन प्रोसीडिंग्स पे।
अब ये सब इंडिकेशंस बनते हैं इल ट्रीटमेंट पे। और एक जजमेंट आई थी प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता। इस कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया था कि जो मेंटल क्रूरटी है वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, फीलिंग्स होती है एक स्पाउस की, क्योंकि एक बिहेवियर पैटर्न जो दूसरे स्पाउस का होता है, जिसमें अनलाइक फिजिकल क्रूरटी मेंटल क्रूरटी जो है वो काफी मुश्किल से एस्टेब्लिश की जा सकती है बाय द डायरेक्ट एविडेंस। साथ में ये कहा कि ऑब्जर्व ये किया था उस जजमेंट में कि जो फीलिंग ऑफ एंग्विशमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, एक स्पाउस के माइंड में आई है और जो अदर स्पाउस का जो कंडक्ट है तो उसे अप्रिशिएट किया जा सकता है अगर उसे क्यूमुलेटली असेस किया जाता है और दी अटेंडिंग फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को, जितने भी सारे अटेंडिंग फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को क्यूमुलेट में ऐड किया जाता है तभी इसको असेस किया जाता है। तो इन मेंटल क्रूरटी में ये कोर्ट जो है वो करेक्ट अप्रोच नहीं लगा सकती, क्योंकि जो इंस्टेंस था मिसबिहेवियर का आइसोलेशन में और फिर क्वेश्चन को पोज करना कि सच ये इस तरह का बिहेवियर जो सफिशिएंट होगा कि मेंटल क्रूरटी पे, तो ये अप्रोच जो है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं सर्कमस्टांसेस के उसके देख के ही कुछ पता लगा सकती है जो इमर्जेस होते हैं एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड पे, और तभी यहाँ से एक फेयर इन्फ्रेंस है वो ड्रॉ किया जा सकता है कि क्या वाइफ को, क्या स्पाउस को मेंटल क्रूरटी दी गई थी जिसकी जो अदर स्पाउस का जो कंडक्ट था। तो अब ये कहा कि इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हुए कि जो कंडक्ट था मींस हस्बैंड का, वो उसमें कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था वाइफ को, उसकी वजह से उनको एक मिस कैरेज हुआ था। और साथ में कहा कि जो कि ऐड करता सफरिंग को प्रोवर्बल लास्ट ऐड सफरिंग ड्यू टू इल ट्रीटमेंट जो दिया गया था मैट्रिमोनियल हाउस में, और मैट्रिमोनियल होम में रिटर्न भी नहीं हुई थी, जबकि इनको रेस्टिट्यूशनल डिग्री हुई थी। और फर्दर इवेंट्स थे कि जो रेदर देन लैक जो फर्दर इवेंट्स सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं वो कहा कि रेलिवेंट है। और डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन जो पास हुई थी 23 अप्रैल 2022 में, यहाँ पर एडमिट किया था कि कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया था रिकॉन्सिलेशन का 2017 के बाद, लेकिन रेस्टिट्यूशन डिग्री आई थी वो उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। हस्बैंड ने ना ही तो उसे एग्जीक्यूट किया डिग्री को अंडर ऑर्डर 21 रूल 32 सीपीसी के तहत, ना ही डिग्री ऑफ डाइवोर्स था वो फाइल किया सेक्शन 13 सब पार्ट 1A सब पार्ट 1 और सब पार्ट 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब यहाँ पर कहा कि जो रोहतास सिंह वर्सेस रविंद्री का जजमेंट आई थी वहाँ पर कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि जो वाइफ जो है वो डिग्री ऑफ डाइवोर्स को सफर कर रही है और जहाँ फिर ऑन द ग्राउंड ऑफ डेजर्टिंग हस्बैंड को डेजर्टेड किया है, वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती 125 सीआरपीसी में तब तक कि जब तक मैरिज सब्सिस्ट करती है। बट लेकिन वो मेंटेनेंस एक बार इंटाइटल्ड हो जाती है तो वो जब वो डाइवोर्स वाइफ का स्टेटस अटेन कर लेती है इन द लाइफ ऑफ द वाइफ, जो इन द लाइट ऑफ द डेफिनेशन जो वाइफ की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है एक्सप्लेनेशन बी ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी। इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि जब उनको डाइवोर्स का स्टेटस मिल जाता है तो वाइफ वो इंटाइटल्ड हो जाती हैं मींस मेंटेनेंस के। तो यहाँ पर कहा जो क्लेम था वाइफ मींस हस्बैंड का कि वाइफ ने डिसोबे किया है रेस्टिट्यूशनल कॉजनल राइट्स का, तो वो डॉल। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि एज ए डिफेंस के तौर पे जो हस्बैंड ने ये डिफेंस लिया था। अब यहाँ पे कहा था कि वो तब तक होता है जब तक वो स्टेटस ऑफ डाइवोर्स वाइफ नहीं ले बन जाती हैं, और प्रोटेक्शन जो है उसके बाद इंड्यूड हो जाएगा इस बेनिफिट पे। तो जो स्टेलमेट और सॉर्ट्स जो क्रिएट किए गए हैं वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं लैक ऑफ बोनाफाइडनेस और डिमॉन्स्ट्रेट्स जो हस्बैंड का जो था डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि उनका अटेम्प्ट था डिसोन करना सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वाइफ के, और फैक्टर्स को अगर हम इससे क्यूमुलेट करते हैं वो क्लियरली मैनिफेस्ट करते हैं कि वाइफ का एक मोर देन सफिशिएंट रीजन है कि वो हस्बैंड के साथ नहीं रहने का, और रिफ्यूजल जो किया गया है, और जबकि डिग्री भी पास हो गई थी रेस्टिट्यूशनल कॉजनल राइट्स की। और इस ऐसे में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिस्क्वालिफिकेशन करना 125 4 सीआरपीसी में वो अट्रैक्ट नहीं होता है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर एरर कर दिया ग्रीवियसली अप्लाई किया था इसी प्रिंसिपल को, और उसमें होल्ड किया था कि वाइफ जो है मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं और जो उनको ग्रांट की गई थी फैमिली कोर्ट में। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो अपील थी वो अलाउ कर दी, और जजमेंट आई थी 4 अगस्त 2023 की जो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एंड रांची थी उसको सेटिस्फाइड कर दिया था। इस कॉन्सिक्वेंस में जो ऑर्डर पास हुआ था 15 फरवरी 2022 का जो लर्नड प्रिंसिपल जज ने पास किया था ओरिजिनल मेंटेनेंस का, उसे रिस्टोर कर दिया, और रेस्पोंडेंट नंबर 1 को जो है डायरेक्शन दी कि वो मेंटेनेंस पे करें, अदा करें 10,000 रुपये पर मंथ।
मीन्स अपीलेंट को हर कैलेंडर की 10 तारीख से के दिन या पहले। तो ऐसे बताया कि मेंटेनेंस जो है वो पेएबल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द मेंटेनेंस एप्लीकेशन, मीन्स जो 3 अगस्त 2019 से जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन है वहां से उनको देना होगा। एरियर्स जो हैं वो मेंटेनेंस के वो 3 मंथ्स में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किए जाएंगे। पहला इंस्टॉलमेंट होगी 30 अप्रैल 2025 में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी 31 अगस्त 2025 में, और थर्ड और फाइनल इंस्टॉलमेंट जो होगी 31 दिसंबर 2025 का। तो कोर्ट का अब यहाँ पर निर्णय आ गया, जितने भी एल्स बन रहे थे वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे और पार्टीज जो है अपनी कॉस्ट बेयर करें। ये जजमेंट आई थी 10 जनवरी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।